Good afternoon, बच्चे. Am I audible? Can you hear me? मेरी आवाज आ रही है बच्चों के पास? गुड. तो सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे. तो कहाँ तक पहुंचे हम पीरियोडिक टेबल में? पीरियोडिक टेबल में कल मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी का एक एक्सेप्शन कराया था, राइट? क्या एक्सेप्शन था? कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरन should be greater than ionization energy of beryllium, but the fact is opposite. याद है ना? And that is due to stability of electronic configuration of बेरिलियम. बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा है देन बोरन, and that criteria of electronic configuration will be applicable only between adjacent atoms in a period. एक पीरियड में एडजेसेंट एटम्स के बीच में ही हम ये लगाएंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बेरिलियम का कार्बन से भी ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन से ज़्यादा है. इतनी बातें तो हमने कल कर ली थी. अब उससे आगे हम बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की. अब एक केस लेते हैं, केस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है. इसलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होगा ना. आउट ऑफ 7 देखो 4 आ गया तो बचा 3. 2p3. लेट मी राइट दैट इन बॉक्स. 2p3. हाउ आई शुड राइट 2p3? और यही है ना ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन. ऑक्सीजन 8, 1s2 2s2 2p4. It is going to be 2p4. 1 2 3 4. 2p4. And they are adjacent in periodic table also. In periodic table, where they are located? Second period. Nitrogen, oxygen, fluorine, neon, like this. Second period में ये ग्रुप 15 में आएगा, ये 16 में आएगा, ये 17 में आएगा, ये 18 में आएगा. ऐसे होगा.
एक और ले सकते हैं, इधर कार्बन आएगा ग्रुप 14 में। पीरियोडिक ट्रेंड क्या था आयनाइजेशन एनर्जी का? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। So ionization energy of oxygen should be greater than that of nitrogen. लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। आपको क्या लगता है? अब आप भी कुछ सोचने के लायक हो गए हो। ये बताओ कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है? Which has more stable electronic configuration? नाइट्रोजन, क्योंकि ये कंप्लीटली हाफ, हाँ गुड बच्चे, क्योंकि ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड है या नहीं? तो कंप्लीटली हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड ये सब स्टेबल होते हैं। लेस देन हाफ फिल्ड, लेस देन कंप्लीटली फिल्ड ये सब अनस्टेबल होते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन से, और दोनों एडजेसेंट भी हैं, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से। कन्विंस्ड हो इस बात से? लेकिन अगर हम बगल में फ्लोरीन भी लिख लें, मान लो 9 1s2 2s2 2p5, फ्लोरीन का 2p5 1 2 3 4 5 2p5. Now if I ask you which has more stable electronic configuration, still nitrogen, completely half-filled है. But now we cannot say that ionization energy of nitrogen will be greater than fluorine. ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन एडजेसेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कब आयनाइजेशन एनर्जी में चेंज आ सकता है? अगर एडजेसेंट एलिमेंट है तो उसमें जिसका ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ये बात समझ में आई आप सबको? मीन्स फ्लोरीन हैज ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन फ्लोरीन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सही है ना? और समझा कि नहीं? तो एक्सेप्शन का क्राइटेरिया बता रहे हैं, अगर इसको समझोगे तो इस एक्सेप्शन, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड दुनिया भर के क्वेश्चन हो सकते हैं। नहीं समझोगे तो हर केस को अलग अलग याद रखना पड़ेगा कि अगर एडजेसेंट एलिमेंट है एक ही पीरियड में, तब तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका ज़्यादा स्टेबल होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। अगर नॉन एडजेसेंट है तो सिंपल पीरियोडिक ट्रेंड, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेज ड्यू टू increase in their effective nuclear charge. Understood? So what is the trend now between these three? Between these three, ionization energy will be maximum for fluorine, then for nitrogen, and then for oxygen. होना क्या चाहिए था? फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आना चाहिए था। समझ गए क्लियर कट सभी लोग? तो मान लो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी में। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी में इनको अरेंज करो। करके देखो। इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वन। ये है विशाल का आंसर। बोरन, फिर बोलो इसके आगे। बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, ये तो विशाल का आंसर है। और किसका किसका ये आंसर है? और कोई है जिसका ये आंसर है? अरे पीरियोडिक टेबल तो आसान है, इसको तो आंसर करो सभी लोग। सबसे पहले अपने आप पे भरोसा रखो। डोंट डाउट योर सेल्फ। इफ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, हु इज गोइंग टू बिलीव इन यू? यू आर 100% करेक्ट। डोंट डाउट योर सेल्फ। समझा? आप अपने किए पे भरोसा रखो। अगर खुद ही अपने पे डाउट, तुम ही अपने पे डाउट करोगे तो दूसरा कैसे तुम्हारे ऊपर भरोसा करेगा? You are absolutely right. Left to right increases, and it is written in increasing order of atomic number. Atomic number बेरिलियम का 4 होता है, बोरन का 5 होता है, 6, 7, 8, 9. So it is written in increasing order of atomic number, but there are two exceptions. One is here, another is here. Bas, just two changes. Boron will come before beryllium and oxygen will come before nitrogen. That is what you have written. So it is absolutely correct. Boron, beryllium, carbon, oxygen, nitrogen, fluorine. Good बच्चे, good. So I am giving you two elements. One element A, whose atomic number is 12. Another element B, whose atomic number is 13. बताओ किसका? अब ये बोरन नहीं है, ये ए बी दो आर्बिट्री एलिमेंट दिया है। जस्ट इन दोनों का आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और आयनाइजेशन एनर्जी देखो, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए दोनों एक ही जगह होगा पीरियोडिक टेबल में। एक पीरियड में दोनों पड़ोसी होंगे, 12 एंड देन नेक्स्ट 13। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है।
एनी आइडिया? एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम इज 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Let us write 3s2 in box. Valence shell configuration in box. 3s2. 13 is aluminium. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p1. 3p1. Which you think to be more stable configuration? Of course magnesium. और वैलेंस शेल completely filled है. Here we have less than half filled valence shell, less stable, and they are adjacent also in a period. देखो 12 and 13 adjacent भी है. बोरन, बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे होता है मैग्नीशियम और बोरन के नीचे होता है एल्यूमिनियम. तो बताओ एक ही पीरियड में दोनों एडजेसेंट हो गया कि नहीं? और अगर ये दोनों एडजेसेंट हो गया तो जिसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी. होना किसका चाहिए था ज़्यादा ट्रेंड के हिसाब से? एल्यूमिनियम का, लेकिन होगा मैग्नीशियम का ज़्यादा. तो क्या कहेंगे? According to periodic trend, aluminum should have higher ionization energy than magnesium, but its reverse is true. Due to more stable configuration of Mg than aluminum. समझ में आई ये बात सबको? Try once more. X, Y, Z have atomic number 14, 15, 16, एक और ले लेते हैं एक्स वाई जेड, एक एम भी ले लेते हैं 17. ये देखो सभी एक पीरियड में एडजेसेंट होंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस एटॉमिक नंबर है 14, 15, 16, 17. हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी में अरेंज करना चाहते हैं. ट्राई करके देखो जरा. इनके आयनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर जानना चाहते हैं. कोशिश करो.
Unacademy. Let's crack it. Are you facing trouble with your NEET preparation? Are you puzzled about how to achieve your set target of 650 marks in NEET exam? Hello, I am Ranjit Sahi. कुछ हुआ? करो करो। क्या आया आंसर? गुड। सबसे कम किसका? यहां देखो, ये है सिलिकॉन माइक बंद रखो, किसका पीछे बैकग्राउंड से आ रहा है आवाज? सो सिलिकॉन 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 नाइट्रोजन सॉरी फॉस्फोरस ये होगा 3p3। देखो 3p3 3p2 3p3 ये हो जाएगा 3p4, ये हो जाएगा 3p4 और ये हो जाएगा 3p5। बस इतने से डिफरेंस आ जाना है। 3p5 14 वाले का तो मिनिमम होगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। सिर्फ थोड़ा डाउटफुल है तो यहां ट्रेंड के हिसाब से जेड का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि वाई का जेड से ज्यादा हो जाएगा या नहीं? वाई का जेड से ज्यादा होगा, लेकिन वाई का एम से ज्यादा नहीं होगा। वाई और एम एडजेसेंट नहीं है, और इसलिए वाई और एम में किसका ज्यादा होगा? एम का ज्यादा होगा। अरे बताओ होगा या नहीं? तो आयनाइजेशन एनर्जी का, अरे किसका ये माइक खोल देता है, पीछे से आवाज आते रहता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या ट्रेंड मिलेगा? एक्स मिनिमम, देन जेड, देन वाई, देन एम। सिर्फ यहां पे ध्यान रखना है कि
चेंज आया है। समझ में आया बच्चों को आयनाइजेशन एनर्जी कैसे कंपेयर करते हैं? पक्का? अब एक लास्ट सिचुएशन इसमें देखो, जरा याद करो ग्रुप 13 को। ग्रुप 13 में अगर हम देखें तो फर्स्ट पीरियड तो खाली है, फर्स्ट पीरियड में कुछ भी नहीं है। फर्स्ट पीरियड में तो दो ही एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में और हीलियम लास्ट ग्रुप में। सेकेंड पीरियड में इसमें आ जाता है बोरन। थर्ड पीरियड में इसमें आ जाता है एल्यूमिनियम। फोर्थ पीरियड में गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब हमने देखा था पहले जनरल ट्रेंड साइज का क्या होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है ना। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन था साइज में, याद है आपको? गैलियम का साइज एल्युमिनियम से स्मॉलर हो गया था, क्योंकि गैलियम के पीछे 3d10 है। सब भूल गया। अगर हम बात करें साइज की, तो साइज इसमें स्मॉलेस्ट है बोरन, फिर गैलियम एंड देन एल्यूमिनियम। ये एक्सेप्शन था। अब किसी एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस डिसाइड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। स्मॉलर द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल, स्मॉलर द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल, greater will be the force of attraction, greater will be ionization energy। होगा या नहीं? आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है? इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, बट नाउ it will not be true between aluminium and gallium. Since size of gallium is slightly smaller than aluminium, ionization energy of gallium will be slightly greater than aluminium। अंदर गया कुछ मैंने क्या कहा? तो यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी में एक एक्सेप्शन फिर से आ गया। यूजुअली तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता, बट यहां पे हम कहेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी बोरन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर गैलियम का होगा एंड देन एल्यूमिनियम का होगा। फिर आगे इंडियम थैलियम में कोई चेंज नहीं है, वो सब वैसे ही होगा। गैलियम के नीचे इंडियम होता, इंडियम के नीचे थैलियम होता। समझ गए सभी लोग? इस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी में हम देखेंगे। और याद रखना, जितने पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं आयनाइजेशन एनर्जी में, समझ लो इतने ही क्वेश्चन होते हैं। इन सब में फिक्स्ड पैरामीटर्स हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। जस्ट व्हाट यू नीड, व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, repetition। If you see something first time, you get a very exterior impression of that. When you look into the same thing second time, you get some depth of that. And ultimate understanding comes from repeating the same concept several times. अपना डोमेन को फिक्स रखेंगे कि इतना ही मालूम करना है हमें, लेकिन इतने में हमें परफेक्ट हो जाना है। Then no one can defeat us। अब जरा आयनाइजेशन एनर्जी का दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे। लेट अस सी
द अदर एस्पेक्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या था ये? which we call successive ionization energy. Successive ionization energy. इसका क्या मतलब होता है? सपोज करो कोई एक न्यूट्रल एटम है, अगर इसे एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है और निकलेगा तो बनेगा कैटायन। अगर ये मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद भी अभी इलेक्ट्रॉन अंदर बचे हुए हैं, और इसलिए अगर और एनर्जी दें then more electrons can be ejected out of it. हाँ? अरे नहीं, सक्सेस, हाँ, अरे पता है मुझे यार, मुझे थोड़ी बहुत फिजिक्स भी आती है, टेंशन मत लो। जो तुम वो फिजिक्स में नहीं, वो बेसिक मैथ्स में होता है, कैलकुलस में। तो यहां सक्सेसिव का मतलब है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, है ना। वहां पे यू भी का डिफ्रेंशिएशन करते होगे, यू डी वी प्लस वी डी यू, नहीं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालते रहें, मान लो A2 प्लस में अभी और इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एनर्जी दें और निकल गया, A3 प्लस हो गया। Here we define successive ionization energy. Minimum energy required to remove the first electron will be called IE1, और उसको हम पढ़ेंगे first ionization energy. Energy required to remove second electron, ध्यान से सुनना, energy required to remove second electron, energy required to remove two electron are different, energy required to remove second electron is different. एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब कितना और देना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को? दैट इज कॉल्ड IE2, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। एंड सिमिलरली सेकेंड से थर्ड में जाने के लिए कितना देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड IE3. इट इज नॉट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन, it is the energy required to remove third electron. It's called third ionization energy. So successive ionization energy is the ionization energy required in succession. Succession मतलब एक के बाद एक. So it is ionization energies required in successive removal of इलेक्ट्रॉन्स। सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। समझ गए? नाउ लिसन केयरफुली। इफ वी हैव अ न्यूट्रल एटम, कोई एक न्यूट्रल एटम, या हम एक्चुअल एटम ही ले लेते हैं, कोई मैग्नीशियम एटम ले लो जिसका एटॉमिक नंबर 12 है।
इसका मतलब क्या? बात नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल मैग्नीशियम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन एंड 12 प्रोटॉन होंगे, है ना? इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन एंड 12 प्रोटॉन होंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहां से आता है? प्रोटॉन के वजह से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को पार्शियली न्यूट्रलाइज करता है ये इलेक्ट्रॉन, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, शील्ड करता है। तो अगर हम मैग्नीशियम से, ध्यान से सुनना, मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालें और Mg+ बनाएं, तो यहां तो जो एनर्जी लगेगा वो तो मालूम है, I1 होगा। ये मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्या असर पड़ेगा? सोच के बताना। अगर न्यूट्रल मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या चेंज नहीं होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ Mg विल इंक्रीज। अरे न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, पहले उसको 12 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर रहा था, अब उसमें से कम हो गया, अब तो 11 ही इलेक्ट्रॉन बचाना है Mg+ में। तो अगर निगेटिव चार्ज कम होता है किसी एटम के अंदर, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ या नहीं? तो क्या यहां से एक जनरल कॉन्सेप्ट आया? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए पार्टिकल ऑलवेज इंक्रीजेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा। मान लो 12 के 12 इलेक्ट्रॉन निकाल ही दें, मान लो 12 निकाल दिया, 12 पूरा ही निकाल दिया। अगर पूरा निकाल दिया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैग्नीशियम का हो जाएगा +12, क्योंकि तब एक भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं शील्डिंग के लिए। सो इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। समझ गया ना? सो कैन वी से दैट removal of electron from an atom increases effective nuclear charge। समझा? increase effective nuclear charge, and effective nuclear charge is directly proportional to ionization energy। जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है ना? तो क्या कहेंगे कि अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना Mg+ से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बताओ होगा या नहीं? अरे होगा। So further removal of electron from this would be difficult from the previous one। I2 will be greater than I1। अगर एक और निकालना चाहते हो तो इसके लिए I3 लगेगा, जो ग्रेटर होगा I2 से। हर अगले स्टेप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल हो जाएगा।
तो क्या हम अब यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर फॉर एनी एलिमेंट I1 will be minimum, then I2, then I3 and so on. First ionization energy will be minimum, then second ionization energy, then third ionization energy and so on. Clear है? With this concept, now let us take some example. ध्यान से सुनना। I1 of fluorine is greater than I1 of oxygen, but I2 of oxygen is greater than I2 of fluorine. बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, इसको जरा समझने की कोशिश करो कॉन्सेप्चुअली, तो इस कॉन्सेप्ट से बहुत चीजें एक्सप्लोर होगी। कह रहा है कि I1 ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन I1 ऑफ ऑक्सीजन। फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें मालूम है, ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4 फ्लोरीन 9 1s2 2s2 and 2p5 1 2 3 4 5. They are adjacent, but we cannot compare the stability of their electronic configuration. We cannot. Both are less than completely filled. Both are more than half filled. Both are less than completely filled. Understood? So their electronic configuration cannot be taken in consideration. तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसिडरेशन में नहीं ले सकते हैं तो सिंपल पीरियोडिक ट्रेंड, और पीरियोडिक ट्रेंड कहता है कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन विल बी ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। न्यूट्रल एटम के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा, है या नहीं? तो क्या कहेंगे यहाँ पे कि I1 of fluorine will be greater than I1 of oxygen and it is periodic trend. When we say periodic trend, it means effective nuclear charge के बेसिस पे कह रहे हैं। अब दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन जरा निकाल दो। O प्लस 7 इलेक्ट्रॉन, यहां देखो O प्लस में से एक निकाल दिया, 7 इलेक्ट्रॉन। सो 1s2 2s2 and 2p3 1 2 3 4 में से एक निकल गया। Then F plus 8 electron 1s2 2s2 2p4 how it will be 1 2 3 4
नाउ व्हाट यू थिंक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी में डिफरेंस है। ये देखो, मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताओ है या नहीं? कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो गया ना बच्चे? अरे हो गया कि नहीं? तो क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब स्टेबल हो गया। तो बताओ इलेक्ट्रॉन को निकालना अब कहां से मुश्किल होगा? O प्लस से। अरे स्टेबल हो गया तो मुश्किल हो गया, यानी कि अब सेकेंड आयनाइजेशन किसका डिफिकल्ट हो गया? O प्लस का। अरे समझ में आया कुछ? O प्लस इज मोर स्टेबल देन F प्लस। यहां देखो F प्लस की क्या सिचुएशन है, ये लेस देन कंप्लीटली फिल्ड है, यहां से निकालना आसान होगा। तो क्या, कंप्लीटली लेस देन कंप्लीटली फिल्ड, और ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो गया। तो क्या कहेंगे कि O प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी किससे? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F प्लस से। और O प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब I2 ऑफ ऑक्सीजन। अरे यहाँ ये फर्स्ट लगा तो अब O प्लस से निकालने में तो सेकेंड ही लगेगा ना। सो देयरफॉर I2 ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर। I2 ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ? O प्लस से O2 प्लस ग्रेटर देन व्हाट? I2 ऑफ फ्लोरीन। ये कौन बना रहा है? गौरव समझ गया? तो इस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी हम बात कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम आयनाइजेशन एनर्जी पे कल और बात करेंगे थोड़ा सा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक, चलो मैं आज कुछ असाइनमेंट ग्रुप पे डालता हूँ आपके, अब उसको आप ट्राई करना शुरू कर देंगे। कौन भाग गया? कौन भागा? बड़े एब्सेंट रहते हैं बच्चे भाई, क्या कर सकते हैं इनका। चलो, सी यू टुमारो।